तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर कोई फ्रेंड डायरेक्टली इस पार्ट 2 के वीडियो को देख रहा है तो उससे मुझे गुजारिश है कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 को देख लिया तभी आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं और किस टाइप को किस समय में यूज करना है। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, it is required to design a pair of spur gear with a 20-degree full depth involute teeth based on a Lewis equation। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा, हम मॉड्यूल का कैलकुलेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बीम स्ट्रेंथ बेसिस और वेयर स्ट्रेंथ बेसिस। बीम स्ट्रेंथ बेसिस जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसे लीविस इक्वेशन कहते हैं, और जो भी हम वेयर स्ट्रेंथ बेसिस करते हैं उसे बकिंगहैम्स इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमें लीविस इक्वेशन को यूज करना है। आगे पढ़ते हैं। द वेलोसिटी फैक्टर इज टू बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर अ डायनामिक लोड। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करते समय हम टू स्टेजेस में करते थे या 2 प्रकार से करते थे। एक तो वेलोसिटी कंसिडर करके और अनदर इज द डायनामिक लोड कंसिडरेशन से। तो यहाँ उन्होंने क्लियरली बताया है कि आपको वेलोसिटी फैक्टर को अकाउंट मतलब वेलोसिटी फैक्टर मतलब सीवी को अकाउंट में लेकर पी इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी इफेक्टिव का यहाँ फॉर्मूला सिंपली होगा पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी। यहाँ हम सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ वेलोसिटी फैक्टर को अकाउंट में कंसिडर करेंगे। आगे पढ़ते हैं। द पिनियन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ 10 किलोवाट पावर एंड 1440 आरपीएम। मतलब यहाँ आपको पावर दी गई है और पिनियन का स्पीड भी दिया गया है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क। ए सी एस की वैल्यू दी गई है, ये परसेंटेज में दिया है, इसका डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको सी एस का जो भी फॉर्मूला है कि स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क इज इक्वल टू 150%। सो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1.5 सी एस की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद स्पीड रिडक्शन इज 4:1, मतलब यहाँ गियर रेशियो दिया है आई इज इक्वल टू 4। द पिनियन एज वेल एज द गियर इज मेड अप ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 40 CT C8 SUT इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर mm²। मतलब यहाँ आपको SUT की स्ट्रेंथ की वैल्यू दी गई है, SUT इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर mm²। उसके बाद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी टेकन एज अ 1.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पॉइंट दिया है और बताया गया है कि डिजाइन द गियर्स, स्पेसिफाई देयर डायमेंशंस एंड सजेस्ट सुटेबल सरफेस हार्डनेस फॉर द गियर्स। अब डिजाइन द गियर्स का मतलब क्या होता है कि हमें गियर डिजाइन करना है, मतलब क्या बहुत बड़ी चीज करनी नहीं है। सिंपली आपको इसमें फर्स्टली मॉड्यूल को कैलकुलेट करना है, उसके बाद उस मॉड्यूल के अनुसार उसके डायमेंशंस मतलब डायमीटर होगा, नंबर ऑफ टिप्स हो गए, उनको कैलकुलेट कर लेना है, इतना ही करना होता है। और सेकेंडली जो बताया कि ब्रिनल हार्डनेस कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 फाइंडिंग हमारे है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में लेना है कि हमारे पास क्या क्या है, हमें इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 2 चीजों को हमें सबसे पहले पकड़ना होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आंसरिंग। तो सबसे पहला गिवन डाटा, ये आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओ, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने से पहले एक सिंपल ट्रिक है कि इजीनेस लाने के लिए कि आप सबसे पहले गिवन डाटा लिख लीजिए विद देयर फॉर्मल नोटेशंस। जो भी नोटेशंस आप फॉर्मूला में यूज करते उन नोटेशन के साथ गिवन डाटा को लिख दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री, प्रेशर एंगल है, पावर इज 10 किलोवाट, स्पीड ऑफ द पिनियन 1440 आरपीएम। उसके बाद सी एस स्टार्टिंग जो भी फॉर्मूला मैंने बताया। उसके बाद गियर रेशियो एन पे अपॉन एन जी, गियर रेशियो कहिए, स्पीड रेशियो कहिए, जो भी। उसके बाद मटेरियल दोनों के लिए सेम है तो एसयूटी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। जब मटेरियल सेम होता है तब हम पिनियन को डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो
गियर से स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब दोनों का मटेरियल सेम होता है। अगर दोनों का मटेरियल डिफरेंट है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पार्ट 3 में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमें कैलकुलेट कर लेना पड़ता है कि उसमें से स्ट्रॉन्गर कौन है और वीकर कौन है, और जो वीकर आता है उसका हम डिजाइन करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ दोनों का मटेरियल सेम है तो पिनियन वीकर है। ठीक है, तो हम पिनियन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो एफ एस इज इक्वल टू 1.5 दिया है। अब फाइंडिंग्स देखो, दो फाइंडिंग्स है। डिजाइन गियर मतलब हमें मॉड्यूल कैलकुलेट करना है, और सेकेंड इज द BHN, ब्रेनर हार्डनेस नंबर। अब जब हम डिजाइन के बारे में सोचते हैं तो हमें, जैसे कि मैंने बताया कि मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल तो फाइंड आउट कर लिया आपने, लेकिन उसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं। एक बार आपने मॉड्यूल फाइंड आउट कर लिया तो आपको फिर से उस मॉड्यूल को यूज करके डायमेंशंस तो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो आपने डिजाइन किया है वो सेफ है, वो सेफ है, वो करेक्ट है, तो उसे डिजाइन करना पड़ता है। तो उसके 2 स्टेजेस होते हैं कि बेसिकली फर्स्टली तो डिजाइन तो कर लीजिए आप, एक बार डिजाइन करने के बाद आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ये डिजाइन सेफ है। तो देखते हैं ये कैसा होता है और किस प्रकार इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली पार्ट 1 में सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए। तो मॉड्यूल का सिंपल फॉर्मूला आपको कैसे ध्यान में रखना है ये भी बता दिया है। तो मॉड्यूल इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁶ अपॉन पाई इंटू किलोवाट इंटू CS इंटू FS डिवाइड बाई ZP इंटू NP B/M इंटू SUT अपॉन 3 इंटू Y⁻1/3। एक फॉर्मूला, इसको कैसे याद रखना है मैंने बता दिया है आपको। ये फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि अब हमें क्या डिजाइन करना, मतलब क्या करना है, मॉड्यूल ही फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूल का ये बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ बेसिस मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें क्या देखना है कि इस फॉर्मूले में जो भी फैक्टर्स है वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, या मेरे पास कोई स्टैंडर्ड टेबल्स है उनमें से मुझे वैल्यू लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले किलोवाट पावर हमारे पास है 10, उसके बाद CS सर्विस फैक्टर 1.4 दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 वो भी दिया है। अब ZP मीन्स नंबर ऑफ टीथ ऑन अ पिनियन। अब ये तो कहीं प्रॉब्लम में हमें दिया नहीं है, लेकिन एज पर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, जो भी हमने थ्योरी ऑफ मशीन 1 में आपने पढ़ा होगा या थ्योरी ऑफ मशीन 2 में, कि जब 20 डिग्री प्रेशर एंगल होता है तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन आर 18। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के अनुसार हमने ZP की वैल्यू 18 ले ली। तो हमारे पास गियर रेशियो है, सो ZG अपॉन ZP इज इक्वल टू I, सो ZG इज इक्वल टू 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72। ये तो सिंपली एक जो गियर रेशियो या स्पीड रेशियो जिसे भी क्या कुछ भी हम कह सकते हैं, उसके हिसाब से हमने एक कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद NP स्पीड ऑफ द पिनियन हमें दे दिया है। उसके बाद CV इज द वेलोसिटी फैक्टर विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। वेलोसिटी फैक्टर को अब वेलोसिटी तो यहाँ दी नहीं है, उसके अलावा यहाँ डायमीटर भी दिया नहीं है, तो वेलोसिटी को हम 5 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं। और उसके अनुसार जब वेलोसिटी लेस देन 10 होती है तो फॉर्मूला इज फॉर्मूला फॉर CV इज 3/3 प्लस V। सो उसके अनुसार CV निकाल लिया। B/M मैंने बताया आपको, B/M की वैल्यू ऑलवेज 10 होती है एज पर द स्टैंडर्ड। उसके बाद SUT डिवाइड बाई 3 मतलब 600 डिवाइड बाई 3 आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं या कैलकुलेट करके भी वहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद Y इज इक्वल टू 0.308। एक स्टैंडर्ड वैल्यू ये टेबल से लेना पड़ता है। एक तो आपको न्यूमेरिकल जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ टेबल प्रोवाइड किया जाता है, अगर टेबल नहीं है तो डायरेक्टली Y की वैल्यू आपको बताई दी जाती है। उसके बाद ये अब सारा डाटा इस फॉर्मूले में जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो मेरे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ उस डाटा को इस एक फॉर्मूले में डाल देना है और उसको कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन इज नॉट बिगर थिंग और नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कैलकुलेशन क्या है, अगर आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी कैलसी दे दी तो वो भी ये वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेट कर दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान इस चीज पे देना है
कि किस टाइम किस प्रकार का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है और उसे कैसे यूज करना पड़ता है। तो मॉड्यूल की वैल्यू हमें मिल गई 4.16 mm। अब आपने मॉड्यूल तो कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उसे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सेफ है। तो ये सेफ है ये प्रूव करना मतलब अब सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल तो हमने कैलकुलेट कर लिया 4.16। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि डिजाइन सेफ है। तो डिजाइन सेफ है कैलकुलेट करना प्रूव करना मतलब क्या करना कि अब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नया कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस न्यूमेरिकल में दिया है 1.5। अब हमें नया कैलकुलेट करना है इस मॉड्यूल को यूज करके। तो अप्रोप्रिएट वैल्यू हम लेते हैं 5 mm। 4.16 कैलकुलेशन से आया है, लेकिन 5 mm हम लेते हैं। ये इस वजह से लेते हैं कि अगर आप देखेंगे कि मॉड्यूल से हम नंबर ऑफ टीथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल 4.16 है तो नंबर ऑफ टीथ्स क्या आएंगे 88 पॉइंट समथिंग 3 या 88.5। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि नंबर ऑफ टीथ्स पॉइंट में हो, तो कंप्लीट वैल्यू होगी 88, 90, 93 जो भी होगी वो कंप्लीट होगी, पॉइंट में नहीं होगी। तो उसकी वजह से हमें मॉड्यूल को कंप्लीट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो अप्रोक्सीमेट फर्स्ट प्रिपेयर्ड वैल्यू जो भी है वो 5 mm है। तो उसके अनुसार हमारे पास बाकी के सारे फॉर्मूले अवेलेबल है। तो मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ये फॉर्मूला है। तो उससे हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं पिनियन और गियर का, तो हमें वो मिल जाते हैं 90 mm और 360 mm। उसके बाद बी बाई एम का रेशियो हमें मालूम है, बी बाई एम इज इक्वल टू 10, देन बी इज इक्वल टू 10 इंटू यम की वैल्यू 5, तो 50 mm आ गई फेस ऑफ विड्थ। तो उसके बाद अब जो मैंने यहाँ लिखा है एफ एस पी इज लेस देन एफ एस सी, इसका मतलब क्या है? तो एफ एस पी मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली गिवन टू अस, एंड एफ एस सी मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेटेड, जो अब हम आगे जाके कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर वो जो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी प्रॉब्लम में दिया है उससे बड़ा होगा, तब जाकर हमारा जो भी हमने अब एक कैलकुलेशन किया है मॉड्यूल का 5 mm वो परफेक्ट होगा, तो डिजाइन सेफ होगा। तो चलिए हमारे पास ब्रीफ स्ट्रेंथ का मतलब जैसे कि इक्वेशन प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि लिविज इक्वेशन यूज करना है, तो एस बी इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इंटू एफ एस, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला अवेलेबल है। सो अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, एफ एस कैलकुलेट करना है। तो एफ एस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एस बी और पी इफेक्टिव होना चाहिए। तो उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं हम, उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एस बी इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई। तो ये सारा डाटा अवेलेबल है हमारे पास। सो एम की वैल्यू मॉड्यूल 5 mm मालूम है, बी 50 मालूम है, सिग्मा बी कैसे कैलकुलेट करें, एस यूटी डिवाइड बाई 3 मीन्स सिग्मा बी, सो 600 डिवाइड बाई 3, एंड वाई की वैल्यू 0.308 जो हमने स्टैंडर्ड ले लिया है टेबल से। सो नाउ एस बी इज इक्वल टू 15,400 न्यूटन, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब चैलेंजिंग टास्क ये होता है कि पी इफेक्टिव को कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेशन की ओर थोड़ा भी ध्यान मत दीजिए, आप फॉर्मूले की ओर ध्यान दीजिए। अब कैलकुलेट मुझे क्या करना है, पी इफेक्टिव करना है। तो पी इफेक्टिव के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 2 टाइप के, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमें लिविज इक्वेशन पे जाना है या वेलोसिटी फैक्टर को कंसिडर करके जाना है। तो वेलोसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी, सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर यहाँ बताया गया होता कि हमें पीडी को कंसिडर करना है, मतलब डायनामिक लोड को कंसिडर करके कैलकुलेशंस करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता, वो सेकंड स्टेज का फॉर्मूला होता। वो फॉर्मूला ये होता पी इफेक्टिव इज इक्वल टू पी एस पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी, और हम जाके फिर से पी डी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ क्लियरली न्यूमेरिकल में बताया गया है कि वेलोसिटी फैक्टर को अकाउंट में ले लीजिए, तो इसलिए पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी। सो सी एस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सी एस इज इक्वल टू 1.5। उसके बाद सीवी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सीवी के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, वेलोसिटी होना जरूरी है। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई डी एन अपॉन 60। ये नॉर्मली फॉर्मूला आपने मैक्सिमम यूज कहाँ किया है, तो एफटीएम में यूज किया है। इस फॉर्मूले के
वजह से आप एफटीएम में जो भी न्यूमेरिकल से जो वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है वो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पाई डी एन अपॉन 60। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। तो डायमीटर और स्पीड हमें कंप्लीटली मालूम है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिख लिया और जो भी वैल्यूज है कि डायमीटर हम पिनियन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो सारा पिनियन का डाटा ले लिया है मैंने, डायमीटर ऑफ पिनियन, स्पीड ऑफ द पिनियन। सो डायमीटर ऑफ पिनियन इज 90 और स्पीड भी मालूम है तो उसको डाल दिया और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। तो वेलोसिटी क्या आ गई है 6.79 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी जो भी कैलकुलेट की है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम है। तो इसलिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कि CV इज इक्वल टू 3/3 प्लस वी। सो 3/3 प्लस 6.79, उसको कैलकुलेट करने के बाद 0.31 ये वैल्यू मुझे मिल गई CV की। उसके बाद PT, अब आ गए हम PT के पास। PT क्या है? PT एक फोर्स है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसा यूज करूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। नॉर्मली सारे फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ उसे मैनेज करना है। हाँ, PT अब क्या है? PT इज द सिंपल फोर्स ना। सो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कैसे लेंगे आप? रेडियस कैसे लेंगे? डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पुट करना है और फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू MT डिवाइड बाई DP। अब आ गए MT, टॉर्क। टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पावर का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 पाई NT डिवाइड बाई 60। तो उसी फॉर्मूले को यूज कीजिए और टॉर्क को कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार आपने टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया तो PT कैलकुलेट कर लोगे, और जो भी टॉर्क की वैल्यू आएगी तो उसे सिर्फ आपको क्या करना है? PT के फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन को आप मच इम्पोर्टेंट ना दीजिए, उसके प्रैक्टिस कीजिए। इम्पोर्टेंट ना देना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे उसकी तरफ देखना ही बंद करना और डायरेक्टली आप सिर्फ फॉर्मूले को और देखना और डायरेक्टली एग्जाम में जाकर, नहीं, ऐसी बात नहीं। कैलकुलेशन भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन को और देखते हैं, फॉर्मूले लेते हैं बुक से रेफर करके और सिर्फ कैलकुलेशन, वैसा मत कीजिए। तो कैलकुलेशंस भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपका फायदा हो जाए कि एग्जाम के समय आंसर्स आपको अच्छी तरह से निकल आ सकते हैं। तो एक बार टॉर्क कैलकुलेट कर लिया तो P इफेक्टिव के फॉर्मूले मैंने फिर से वो सारा रख दिया, 1.5 अपॉन जो भी वैल्यू रख दी और P इफेक्टिव को कैलकुलेट कर लिया। तो P इफेक्टिव क्या आ गया मेरा? 7130.11 न्यूटन। तो ये जो भी दोनों SB और P इफेक्टिव उसको रख दिया तो FS को कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखिए यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? 2.16 आया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी मैंने कैलकुलेट किया 2.16 है और मुझे प्रॉब्लम में जो दिया है तो वो 1.5। तो इसका मतलब क्या है? हमारा डिजाइन है वो सेफ है। इसे हमने प्रूव कर लिया। तो जो भी हमने मॉडल को कैलकुलेट किया था वो सेफ है, हम इस प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। अब सेकंड जो है BHN, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। अब जब आप BHN के बारे में सोचोगे तो डायरेक्टली आपके ध्यान में आना चाहिए कि के हाँ के की फॉर्मूले में BHN है, मतलब 0.16 इंटू BHN अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर। तो के ध्यान में आ गया। अब के कहाँ है? तो वेस्ट एंड के फॉर्मूले में है। तो वेस्ट एंड का फॉर्मूला क्या है? SW इज इक्वल टू B इंटू क्यू इंटू DP इंटू के। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि क्या कैलकुलेट करना है तो वो कहाँ मिलेगा, उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। ज्यादा कंफ्यूजन मत कर लीजिए खुद को, सिंपल, मेक इट सिंपल। So SW is equal to B into Q into DP into K. So is equal to P effective into FS। ये नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो SW को कैलकुलेट कर लेते हैं P effective into FS से। So उसकी वैल्यू हमें मिल गई 10,695.17। So B मालूम है आपको, Q मालूम है, अब DP भी मालूम है, लेकिन K मालूम नहीं है। तो K को कैलकुलेट कर लीजिए, K मिलने के बाद BHN मिल जाएगा। इट इज सिंपल। सो B मालूम है, Q इज द फैक्टर रेशो 2 इंटू ZG अपॉन ZG प्लस ZP। ये एक्सटर्नल गेयर्स है इसलिए ZG प्लस ZP। अगर इंटरनल गेयर्स होते तो ZG माइनस ZP, नंबर ऑफ टीथ ऑन गेयर्स प्लस माइनस नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, उससे डिवाइड करना है। तो Q की वैल्यू भी मिल गई 1.6। ये सारा डाटा जो भी हमने अब कैलकुलेट किया तो उसे यहाँ पुट करते हैं। SW की वैल्यू है 10,695.17 एंड हियर इज अ के। सो के को डिवाइड करना है, सो के को कैलकुलेट करना है, इसलिए जो भी के साथ वैल्यू थे उसे मैंने डिवाइड में ले लिया। तो उनकी वैल्यूज भी पुट कर दी। तो के को रिप्लेस कर दिया 0.16 इंटू BHN अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर से और उसको इक्वेट कर दिया।
तो उससे मुझे वैल्यू क्या मिल गई, BH इन इज इक्वल टू 314.25। तो ये है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो इस प्रकार हमने मॉड्यूल को और ब्रिनल हार्डनेस नंबर को कैलकुलेट कर लिया। तो इजी है। पार्ट 3 में मैं इससे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेके सॉल्व करूंगा, जिसमें 3 या 4 फाइंडिंग्स हमें करनी पड़ती है, और वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, इस न्यूमेरिकल को समझ लीजिए। एक बार ए न्यूमेरिकल आपके ध्यान में आ जाएगा तो जितनी भी डिफिकल्टीज होगी वो कम होती जाएगी, और आपके प्रैक्टिस में इजीनेस आता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आजकल दुनिया में शेयरिंग नहीं होता है। अच्छी चीज़ों का शेयरिंग कीजिए। हमारा एम एक ही है कि इजीनेस लाना स्टडी में, दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों की डिफिकल्टीज को कम करना, एजुकेशन की डिफिकल्टी को कम करना, यही हमारा सिर्फ एम है। तो इस एम में आप भी शामिल हो जाइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,